नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर गणेश पूजा के मौके पर पीएम मोदी का पहुंचना क्या प्राइवेट इवेंट था? और अगर प्राइवेट इवेंट था तो फिर कैमरों का वहां क्या काम था? सीजेआई के घर पर पीएम के पहुंचने से लेकर उनके स्वागत और पूजा अर्चना की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों की तैनाती क्यों की गई थी? अगर सीजेआई के घर पीएम का पहुंचना इतना ही प्राइवेट इवेंट था तो फिर कई कैमरों से कई एंगल की रिकॉर्डिंग के बाद उसकी शॉर्ट फिल्म बनाकर पीएम की तरफ से सार्वजनिक क्यों किया गया? क्या सीजेआई के घर पर हुए इस धार्मिक अनुष्ठान की रिकॉर्डिंग पीएमओ की कैमरा टीम ने किया था? और अगर किया था तो क्या यह रिकॉर्डिंग इसे पब्लिक डोमेन में वायरल करने के लिए किया गया था? और अगर यह सब हुआ तो फिर यह प्राइवेट इवेंट कैसे था माय लॉर्ड? माफ कीजिए माय लॉर्ड, यह आपका प्राइवेट इवेंट कतई नहीं था। आज यह सवाल एक बार फिर तब उठे जब सीजेआई की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में कहा गया कि पीएम मोदी का उनके घर पर आना प्योरली एक प्राइवेट इवेंट था। इट वॉज नॉट ए पब्लिक इवेंट। अगर पब्लिक इवेंट नहीं था तो फिर निहायत ही निजी पूजा पाठ को सार्वजनिक क्यों किया गया? जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ दर्जनों मामले चल रहे हों तब सरकार के मुखिया का सीजेआई के घर यूं जाना और पूजा और आरती में शामिल होना, फिर उस वीडियो का वायरल किया जाना, क्या यह सब सही था माय लॉर्ड? इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में एक्सप्रेस अड्डा में मेहमान के तौर पर आए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो सफाई दी उससे और भी कई सवाल पैदा हो गए। काश उनके गोलमोल जवाब के बाद कुछ और काउंटर सवाल किए गए होते। उनसे पूछा जाता कि इस निजी धार्मिक आस्था के कार्यक्रम में न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठी शख्सियत का सत्ता के मुखिया के साथ भजन आरती करना और फिर उसे देश दुनिया में प्रसारित करने का मकसद क्या था? इसके जरिए देश को क्या संदेश दिया जाना था? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से सवाल और उनके जवाब को गौर से सुनिए और तय कीजिए कि क्या आप उनकी दलीलों से सहमत हैं। क्या आप भी मानते हैं कि ये सीजेआई और पीएम की ऐसी मुलाकात और धार्मिक अनुष्ठान में ऐसी हिस्सेदारी इतनी ही मामूली घटना है जितनी सीजेआई बताने की कोशिश कर रहे हैं? On the fact that the Prime Minister visited my home for a purely private event, it was not a public event. Well, I do feel that there was absolutely nothing wrong for the simple reason that these are continuing meetings between the judiciary and the executive, even at a social level. We meet in Rashtrapati Bhavan. We meet on the occasion of the 26th of January, on the 15th of August, when an incoming Chief Justice is coming, when an outgoing Chief Justice is going, when a foreign head of state is visiting, and you are in conversation with ministers, you are in conversation with the Prime Minister, you are in conversation with the President, with the Vice President. Now, these conversations do not involve conversations about the cases which we decide, but conversations about life and society in general. Contrary to what people feel, on occasions such as marriages, occasions such as deaths, there are social visits. When my mother passed away, I had a visit from the political head of the executive in my state where I was Chief Justice. What do you speak on the occasion? The Chief Minister didn't know me or my mother. You just come and sit for 5 minutes, express a little bit of a sobering thought, and leave. These are just elementary courtesies which are followed in the system. And so long as we accept that, I think we must accept that we have this. Our judiciary has a sense of maturity. We've been all around for years and years. Members of the political executive visit homes on the occasion of marriages. Likewise, we are invited when there are marriages or other events which are going on. The fact of the matter is, as I said, deals are never cut like this. So please trust us. We are not there to cut deals. And the ultimate guarantee of our good behavior lies in the written word which we produce. चीफ जस्टिस ने पूरे मामले की बहुत ही सरलीकरण करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि उनके घर पर पीएम मोदी के जाने को बहुत सहज और सरल भाव में लिया जाना चाहिए। इसमें कोई खास बात नहीं है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच ऐसे संवाद या ऐसी मुलाकातें होती रहती है। उन्होंने कुछ घटनाओं और कुछ मौकों का जिक्र भी किया जब जजों का मिलना जुलना जरूरी होता है या मिलने की रस्म अदायगी करनी पड़ती है। लेकिन सवाल तो यह है कि सीजेआई के घर पीएम के जाने को मामूली घटना क्यों माने?
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने द वायर पर चीफ जस्टिस की भूमिका पर एक लेख लिखा है, ताजा लेख। राजीव धवन ने भी कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि पीएम के साथ सीजेआई का प्रार्थना करते हुए फोटो ऑप इस बात का साफ सबूत है कि प्रचार की उनमें एक चाहत है। राजीव धवन ने कहा कि सीजेआई के घर पर मोदी को बुलाने का आमंत्रण भी गलत था और कैमरे की मौजूदगी भी। माय लॉर्ड, आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, तो सुनिए जस्टिस चंद्रचूड़। कुछ फैसलों की वजह से आपकी तारीफ भी बहुत हुई, हम जैसे तमाम लोगों ने तारीफें की, लेकिन अयोध्या पर आपकी बेंच के फैसले के बाद आपका यह कहना कि इस विवाद के समाधान का रास्ता भगवान ने सुझाया था, आपकी साख पर हमेशा के लिए बट्टा लगा गया है माय लॉर्ड। राजीव धवन जैसे सीनियर एडवोकेट समेत दर्जनों बड़े वकीलों ने सवाल उठाया है कि आपको बताना चाहिए कि किस भगवान ने आपकी मदद की। भगवान राम ने मदद की, कैसे मदद की? और जवाब तो आपको यह देना ही चाहिए माय लॉर्ड कि कोर्ट में फैसला जज करते हैं या भगवान। तभी तो दुष्यंत दवे जैसे सीनियर एडवोकेट कह रहे हैं कि इतिहास आपका बहुत ही बेरुखी के साथ मूल्यांकन करेगा। In a recent speech in Bhutan, delivered just a couple of weeks ago, Justice Chandrachud asked this question of himself. I'm going to quote him. He said, "How will history judge my tenure? What legacy will I leave for future generations of judges and legal professionals?" So let me ask you to answer that. How do you think history will remember Justice Chandrachud, and what sort of legacy does he leave behind? I hope history does not remember Chief Justice Chandrachud, and I hope his legacy is completely forgotten as quickly as possible. Again, that is pretty damning. You hope history does not remember Justice Chandrachud, and you hope his legacy is forgotten as quickly as possible. And I say so with great sense of responsibility. Although I have known him as a friend, I have respected him as a judge in the past, but his tenure as Chief Justice, also sometimes as a judge, has really been a matter of grave concern to me as a lawyer and somebody who loves the rule of law, respects judges, respects the Supreme Court, and loves the institution of judiciary. So I say so with all respect that it's better that we forget what has happened in last 2 years in the office of Chief Justice of India. It is better that Justice Chandrachud is forgotten. Absolutely. माय लॉर्ड, आपने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में कहा कि आपने ए टू जेड यानी अर्नब से लेकर जुबैर तक सबको बेल दिया, लेकिन सवाल तो ये भी माय लॉर्ड कि ए से जेड के बीच में यू फॉर उमर खालिद, एस फॉर शर्जील इमाम भी आता है, जो सालों से जेल में सड़ रहे हैं। बेल कई बार रिजेक्ट हो चुका है और भी कई नाम है माय लॉर्ड, ऐसे लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मौतें हो रही है। किस किस की बात करें माय लॉर्ड? चलिए फिलहाल सीजेआई के घर पर मोदी के जाने से जुड़े सवालों पर कुछ देर पहले हमने सीनियर जर्नलिस्ट और दशकों से सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखने वाले एनके सिंह से बात की। सुनिए अब जरा उनकी बात। ये मुझे अफसोस हो रहा है कि देश का चीफ जस्टिस और जिनको कि हम लोग बहुत सम्मान से देखा करते थे, आज वो जो उन्होंने तर्क दिया है, मुझे लगता है ये तो बीजेपी का तर्क था और ये बहुत ही बचकाना तर्क है। जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा राष्ट्रपति भवन जाते, उन्होंने कहा कि नहीं फॉर्मल, मेरी मां मरी थी तो आए थे। क्या जस्टिस चंद्रचूड़ को इतनी समझ नहीं है कि ये ओकेजन्स फॉर्मल होते हैं जहां हम पब्लिक में मिलते हैं? आप खुद ही कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि पहले आपने कहा दीज आर सोशल ओकेजन्स, उसके बाद आप कह रहे हैं कि दे मीट, दैट वाज ए प्राइवेट विजिट। प्राइवेट विजिट पे ही तो ऐतराज है। जस्टिस चंद्रचूड़, किसी ने नहीं देखा कि जब वो अंदर गए तो ड्राइंग रूम में आपसे क्या बात हुई? जब आप राष्ट्रपति भवन में जाते हैं या फॉर्मल ओकेजन पे जाते हैं या छोड़िए किसी के मरने जीने पे, खुशी में, शादी में जाते हैं, तो वहां पे और लोग भी होते हैं, कोई काउंटर करे। दरअसल हम इसीलिए परेशान थे कि इंटरव्यू तो मुझे करना चाहिए था। एक ही सवाल पूछते कि जस्टिस चंद्रचूड़, क्या उस समय जब आप ये मोदी के साथ ये कर रहे थे गणेश वंदना, तो क्या उस समय वहां पे आपके ब्रदर जजेस भी थे, बाकी प्यूनी जजेस भी थे, छोड़िए कैबिनेट के और लोग भी थे? क्या वहां पे एनके सिंह गए थे? गुरहू पटवारी को आपने बुलाया था? ये प्योरली, आप खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट ओकेजन है। जनाब,
सीजेआई प्राइवेट ऑकेजन्स पे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता, क्योंकि ड्राइंग रूम में आपने क्या बात किया ये किसी को नहीं पता है। इसलिए इतना ये घटिया तर्क मुझे देश का सीजेआई दे रहा है, मैं बड़ा सम्मान करता था। लेकिन इस इंटरव्यू के जब टेक्स्ट को हमने करीब 10 बार पढ़ा और फिर उनके भाव भंगिमा देखी, तो मुझे लगा कि कम से कम बचने का तरीका भी अपनाओ तो अच्छा अपनाओ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस है कि अब जरा देखिए आप, ये इंडियन एक्सप्रेस जो आपने पब्लिक को दिखाया उसी से मैं ले रहा हूं। पहला पैरा क्या कहता है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ के अभी आपने दिखाया उसमें भी है, ये लिखा है, even if some of these exchanges are in social settings, is a routine imperative of the court's functioning, said Justice Chandrachud. कि ये सोशल ओकेजन भी इस तरह के होते हैं, तो ये हमारा काम है, ये सोशल इंपरेटिव, ये मजबूरी है, आपने ये कहा। अब जरा गौर कीजिएगा, 3 पैरे बाद कह रहे हैं, the fact of the matter is, as I said, deals are never cut like this. मतलब कि सौदेबाजी इस तरह से नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब आप जानते हैं कि सौदेबाजी कैसे होती है। खैर, ये तो एक हमारा व्यंग है। उसके बाद देखिए लिखा है, so please trust us, we are not there to cut deals, Justice Chandrachud said. आगे कह रहे हैं, the Prime Minister visited my home for a purely private event. जरा पूछा जाए हुजूरे आला, तो ये कैमरे आपने लगवाए थे कि मोदी जी ने लगवाए थे? प्राइवेट विजिट था तो ये कैमरे कैसे थे? और मान लीजिए कि कैमरे थे, कैमरे को पीआईबी बैठा इंतजार कर रहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ जिस तरह के होम है, जो मेरा भी तसव्वुर था उनके बारे में, तो वो मना कर देंगे कि इसको आप पब्लिक ना कीजिएगा, ये जो कैमरे। तो पहला तो आपने कैमरा क्यों लगवाने दिया? ठीक है, मोदी आ रहे थे, प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे थे, आप मना नहीं कर सकते थे कर्टसी में। बहुत अच्छा, आप बहुत सोबर हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, लिहाजा, और हार्वर्ड में पढ़े हैं, यहां भी आप दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़े हैं, तो हम मान सकते हैं कि एक सोबराइटी है जो हम लोगों में शायद ना हो, ये भी मान लेते हैं। लेकिन हुजूरे आला, इतना तो बताइए कि जब वो आया तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जब आते हैं, एडवांस सिक्योरिटी क्लियरेंस चलता है प्राइम मिनिस्टर का, तो आपने कहा नहीं कि ये प्राइवेट विजिट है, कोई भी कैमरा नहीं लगेगा? आपके बारे में मशहूर हो गया है कि आप इतने मीडिया सेवी हैं कि आप भगवान की प्रार्थना करने जाते हैं तो आप कैमरा लगवा लेते हैं और उसको फिर टेलीकास्ट किया जाता है। तो आप कैमरा प्रॉपर पीएम मोदी का एंटर करना, वेलकम करना, फिर ये जो सामने तस्वीर में दिख रहे हैं थाली लेकर आरती करना, और बगल में जय गणेश और महाराष्ट्र के मराठी ड्रेस पहनकर आना चुनाव के पहले, और ये देखिए आरती। मतलब 3-4 कट है, मतलब 3-4 कैमरे जो होते हैं पीएमओ के वो होना, और इन सबसे इंपॉर्टेंट कि उसके बाद जब जस्टिस चंद्रचूड़ जो आपने पढ़ के सुनाया उसी में है, इट वाज नॉट ए पब्लिक इवेंट, तो फिर इसको पब्लिक इवेंट क्यों बना दिया गया? इसको वीडियो एडिट करके घटिया ये लॉजिक है किया गया। चीफ जस्टिस से, इतनी ओछी, इतनी घटिया लॉजिक की मैं उम्मीद कर ही नहीं। मुझे आज पता नहीं इतना अफसोस हुआ है कि जिस चीफ जस्टिस को हम समझ रहे थे, और पूरा जुडिशियरी समझता है, लीगल फ्रेटर्निटी समझता है, पूरी दुनिया समझती है कि सब इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड है, अरे जिसका लॉजिक इतना पुअर होगा, इंटेलेक्चुअली भी वीक होगा। और आप अगर सोशियोलॉजी के फ्रेजेस बढ़िया क्वाइन कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिए, अभी आपने जो दिया सौरभ दास का जो कारवा में आर्टिकल 46 पेज का है, उसमें उन्होंने लिखा है परफॉर्मेटिव जस्टिस, एक नया फ्रेज क्वाइन किया है, बड़ा खूबसूरत है वो फ्रेज, परफॉर्मेटिव जस्टिस। दरअसल आपने जो जिंदगी भर न्याय किया वो सिर्फ इसलिए कि वो दिखाना था, मतलब कि आप दोनों तरफ बोलते हैं, आप दोनों तरफ का खेल, मतलब यही तो मुश्किल है ना कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ को उस तरह एनालाइज कीजिए, तब समझ में आता है कि यार हमारा पिछले जो 5 साल से हम इनको देख रहे थे सीजीआई चीफ जस्टिस, उसके जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के, या 2 साल से चीफ जस्टिस के रूप में, उसमें हम कितने गलत थे। और अब आप देखिए एक और है सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी। आपने ट्रांसपेरेंसी भी की तो वो सेलेक्टिव थी, कॉलेजियम को लेके जो होता था, हम उस पे बाद में आएंगे। लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, इसी एक्सप्रेस में हम उस कैरावान मैगजीन पर आते हैं, उससे पहले इसी एक्सप्रेस में, मतलब एक्सप्रेस अड्डा के कार्यक्रम में, जब उन्होंने कहा आई हैव ग्रांटेड बेल फ्रॉम A to Z, अर्नब टू जुबैर,
दैट इज माय फिलॉसफी। तो ए टू जेड के गलत बीच बोला में है। तू भी आता है, उमर भी आता है, और बहुत सारे लोग आते हैं जिनका बिल्कुल। इस कैरवा ने ऐसे तमाम लोगों के नाम छापे हैं जिन्हें बेल नहीं मिली। लोगों की 10-10 साल कैसे प्रोफेसर साईनाथ का क्या हुआ और कैसे छूटे और कितनी बीमारियों से और उनका निधन हुआ। स्टेन स्वामी की कहानी है, भीमा कोरेगांव केस में है, उमर की बात तो कर ही रहे हैं, अंत में वो डर से पिटीशन ही वापस ले लिया बेल का कि भाई ट्रायल कोर्ट में जाए, बार बार रिजेक्ट होना। और आपके उसमें नाक ये के नीचे, आपके नाक के नीचे बुलडोजर जस्टिस होता रहा। क्यों साहब? आप ही तो कह रहे, इसी इंटरव्यू में कहा है आपने कि ह्यूमन डिग्निटी सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को लेके। हमारे भारत के संविधान में ह्यूमन डिग्निटी कहां गई थी? आपकी ह्यूमन डिग्निटी, आप इतने साल चीफ जस्टिस रहे, आपके नाक के नीचे एक गवर्नमेंट बुलडोजर जस्टिस करती रही, आपके नाक के नीचे अतीक को मार दिया गया। आप कौन सी जस्टिस, मध्य प्रदेश में क्या क्या होता रहा आपने देखा? तो इतना लॉजिकल मुझे लगता है कि भारत के 70 साल के इतिहास में लगभग हमने सभी जजेस के जजमेंट्स को पढ़े हैं और कंडक्ट भी उनका रीड किया है। पतंजलि शास्त्री से लेके आज तक अगर कोई एक जज है जो हिस्ट्री में बहुत ही खराब शब्दों में जा रहा है, वो जस्टिस चंद्र। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने इंटेलेक्चुअली कैमोफ्लेज्ड किया अपनी कई गलतियों को। जो एक 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 कभी भी ये ना माना जाता है कि सीजेआई का पद ऐसा है, जैसे अभी आपको एक उदाहरण देंगे, सीजेआई का पद ऐसा है जो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को कन्फ्रंट करेगा ही करेगा। आपने कभी हिम्मत नहीं की कन्फ्रंट करने की। उदाहरण एक लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण है। सवाल पूछा गया इस इंटरव्यू में कि क्या ये अक्सर गवर्नमेंट कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को वीटो कर देती है, ये पावर वीटो के गवर्नमेंट ने ले रखे हैं। तो नहीं साहब, उन्हीं के पास क्यों है, मेरे पास भी है। अगर मैं नाम भेजूंगा ही नहीं तो वो करेंगे कैसे? तुम्हें वीटो वीटो खेलने के लिए नहीं रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, चाहे कॉलेजियम के रूप में, जजेस के सिलेक्शन में तुम सुप्रीम हो, और यही तुमने अपने जजमेंट में भी कहा है। तो ये क्या कह रहे हो कि नहीं साहब बिना हमारे नाम भेजे तो कुछ कर ही नहीं सकते? वो सवाल ये था कि क्या आपके नाम भेजे जाते हैं तो अक्सर वो नहीं अपॉइंट करते, डिले करते हैं, तब तक वो जज रिटायर हो चुका होता है, जैसे कई केसेस में हुआ। तो इस पे आपका जवाब था नहीं, वीटो हम भी करते हैं, वही नहीं करते। अरे बताइए तुम सिंह बराबर साहब, में हो क्या? एक चीज बताइए सिंह साहब, जैसे इसी इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी पूछा, चूंकि उनके फैसलों को लेकर बहुत आलोचना कुछ फैसलों को लेकर हुई है, बहुत फैसलों को लेकर बहुत तारीफ भी हुई है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड एक हिस्टोरिकल जजमेंट था, फैसला था जिसकी तारीफ भी हुई। तो उसी बात में सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि देश में एक इकोसिस्टम चल रहा है या एक प्रेशर ग्रुप है जो इस तरह से अगर उसके फेवर में फैसले आते हैं या फैसला उसको सुटेबल लगता है तो वाहवाह करते हैं, और अगर सरकार के पक्ष में कोई फैसला जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि हर वक्त सरकार के खिलाफ ही फैसला हो। वही ग्रुप जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले में तारीफ करता है और उसके बाद वही ग्रुप को सरकार के पक्ष में फैसला जाता है। तो उसमें यह है कि अगर आप देखें तो उस समय, उसी समय बॉन्ड्स पे कहा प्रशांत भूषण ने खड़े होकर, और हम सुन रहे थे, वो कह रहे कि साहब ऐसा है कि जिस तरह ईडी लोगों को पकड़ के व्यापारियों को और पॉलिटिशियंस को पैसा वसूल कर रही थी, और जब बॉन्ड्स खरीद लेता था, बीजेपी को दे देता था, तो वो केस विड्रॉ कर लेती थी या उस केस में जमानत वो अपोज नहीं करती थी। ये कहा उन्होंने कि साहब एक एसआईटी गठित हो जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप दूसरा देखिए किस तरह अमित शाह को आपने छोड़ा है। आखिर ये कैसे हम लोग गले के नीचे उतार ले? अमित शाह जस्टिस लोया के मौत, मर्डर नहीं कहे तो भी मौत तो ही है, मरे, उस पे पूरी दुनिया में हंगामा था कि ये मारा गया, और जस्टिस लोया अमित शाह का केस सुन रहे थे, सोहराबुद्दीन केस और वो तमाम जो केस थे। और उस पे जब जस्टिस लोया मर गए अचानक एक दिन सवेरे गेस्ट हाउस में, तो उस पे हुआ कि साहब ये मरे नहीं है, मारा गया है। सीधे आरोप कहीं लग रहा था देश के सबसे बड़े, सेकंड सबसे बड़े लीडर पे।
उसमें आया था इनके पास केस कि साहब सिर्फ एक जांच और करवा लीजिए, पिछली जांच में गड़बड़ी हुई है, इसका जांच करवा, इतना ही आपके पास आया था। पर आपने क्या किया, आपने जजमेंट ही दे दिया और कह दिया साहब बिल्कुल पाक साफ है, कोई जरूरत नहीं है, जबकि आपको सिर्फ यही कहना था कि भाई कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि नहीं साहब, वो चारों जो जुडिशियल ऑफिसर है, उनका जो एविडेंस है, उनका जो कहना है, वो पूरा एक सफेद मतलब बिल्कुल सामने है, लिहाजा उसमें कोई भी गलती नहीं है। और ये कह के आपने अमित शाह को हमेशा के लिए बरी कर दिया। कैसे देखा जाए इसको, छोड़िए ये सब। बेला त्रिवेदी को जो जूनियर थी, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर दे दिया, सारे जज हतप्रभ थे। ये क्या किया, चूंकि आप मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, किसको क्या देना है ये आप डिसाइड करते हैं। आप एक तीसरा सुनिए, इससे भी खतरनाक, जस्टिस संजय कौल सरकार के पसीने छूट गए थे जब सख्ती से उन्होंने कहा कि कॉलेजियम के रिकमेंडेशन कहां आप छोड़ देते हैं, मुझे जवाब दीजिए क्या कारण थे। जब लगा कि सरकार इस पे बुरी तरह से फंस जाएगी, अचानक चीफ जस्टिस इंडिया यही चंद्रचूड़ साहब अचानक वो केस उनसे हटा लेते हैं, जबकि रिटायरमेंट नजदीक था। और कोई भी जजेस जब पूरा केस सुन लेता है तो उससे कोई केस हटाया नहीं जाता। ये क्लियर कंटेम्प्ट था, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सीजेआई पे। और ये बात कई वकीलों ने, बड़े वकीलों ने कही है कि आपने वो केस कैसे, और बेचारे संजय कौल चुपचाप सर झुका के बिना कुछ बोले हंस के बोले कि आप लोग देख ही रहे हैं, अब हम क्या कहें। और ये कह के तो जस्टिस चंद्रचूड़, अब आप पे जो एनालिसिस होगा वो इतना सहज नहीं होगा। आप उस बैंडविड्थ पे आ गए हैं जिसमें कि हम आपको क्रिटिकल नजरों से देखेंगे, क्योंकि आप वो रहनुमा नहीं रहे जिस पे भरोसा जैसे- हुआ